हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल्स प्रेपमन चैनल पर। ये हमारा जो एमसीक्यू सेशन चल रहा है, ये उसका पार्ट 8 है। ठीक है दोस्तों, पार्ट 8 है। तो इसमें भी हम वही 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पूरा यूपी पीसीएस और यूपीएससी ईपीएफओ वालों के लिए बहुत ही कारगर है। ये इसको ज़रूर देखें, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय इस चीज़ में नहीं लगाते हुए आगे चलते हैं। पहला एमसीक्यू है, with reference to RBI's digital transformation initiative, consider the following statement. Parva is a mobile application designed for financial education. Second statement है, Sarthi is a digital regulatory filing system. तीसरा है, these initiative were recognized with World Bank's Global Digital World Government Awards 2025. ठीक है, बताइए क्या है इसका सही, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। इसमें इनको रिवर्स कर दिया गया है। ठीक है, तो सारथी है वो तो है एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। सारथी साथ देगा, सारथी मतलब साथ देगा फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। और परवा है फाइलिंग सिस्टम, मतलब परवा में फ्लो में, चलो फ्लो में फाइल करेंगे तो ऐसे करके रेगुलेटरी फाइलिंग सिस्टम। तो ये उल्टा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये डिजिटल परवा इज डिजिटल रेगुलेटरी फाइलिंग सिस्टम। और ये ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दी इंडियाज कोल प्रोडक्शन माइलस्टोन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, इसमें बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ है कि भाई इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू क्रॉस 1 बिलियन, ऐसे इंडिया कोल प्रोडक्शन क्रॉस्ड 1 बिलियन टन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया बिकेम थर्ड कंट्री टू अचीव दिस माइलस्टोन वाज अचीव्ड इन 2023-24, ऐसा करके है। ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इंडियाज कोल प्रोडक्शन क्रॉस्ड 1 बिलियन टन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, एंड सेकंड कंट्री बन गया है, सेकंड कंट्री आफ्टर चाइना टू अचीव दिस। ठीक है, फर्स्ट कंट्री नहीं है। ठीक है, ये सेकंड कंट्री है आफ्टर चाइना। ठीक है, इंडिया फर्स्ट टाइम ऐसा पहुंच गया है, 1 बिलियन टन क्रॉस कर दिया है प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों, विद रेफरेंस टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला है कि IMF हैज़ फोरकास्टेड इंडिया टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2027। ठीक है, दिस इज प्रोजेक्टेड टू हैपन बाय ओवरटेकिंग जापान एंड जर्मनी। द नॉमिनल GDP इज प्रोजेक्टेड टू क्रॉस 5 ट्रिलियन। बताइए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, तीनों ठीक हैं इसमें। ये हम कर चुके हैं, जापान को तो हम क्रॉस कर चुके हैं, जर्मनी बचा हुआ है। ठीक है, 2027 तक हम जर्मनी को भी कर लेंगे और 5 ट्रिलियन के साथ हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे और 5 ट्रिलियन हमारा नॉमिनल GDP हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, विद रेफरेंस टू द नवरत्ना स्टेटस रिसेंटली गारंटी टू IRCTC एंड IRFC, इससे क्या होगा। ठीक है, पहला है, इट अलाउज देम टू रेज द फंड डायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। दूसरा है, इट प्रोवाइड देम द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर द इन्वेस्टमेंट। इट ग्रांट्स देम द स्टेटस ऑफ महारत्ना कंपनी। ठीक है, इट एनेबल्स देम टू एक्वायर बोथ अदर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ऐसा कुछ, ये कुछ तो इसमें फालतू की स्टेटमेंट है। फिर आप एग्जैक्ट बताइए क्या हो जाएगा। इससे क्या होता है, नवरत्ना स्टेटस मिलने से जैसे पहले क्या होता है ना, मिनी रत्ना, फिर नवरत्ना, तो फिर ऐसे महारत्ना, तो इनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ती जाती है। तो इसका ये हो जाएगा कि इट प्रोवाइड्स देम द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लू लोन इशूड बाय एक्सिस बैंक एंड IFC इज मेंट टू फाइनेंस। बताइए, ब्लू लोन आपने सुना होगा, ये किसको फाइनेंस करने के लिए है, बताइए, बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, सस्टेनेबल वाटर एंड मराइन रिलेटेड, ब्लू से आप आइडिया लगा सकते थे, सस्टेनेबल वाटर एंड मराइन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए है ये। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आप देखिए कि ब्लू लोन है, इंडियाज फर्स्ट वाज इशूड बाय एक्सिस बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जो वर्ल्ड बैंक की एक एजेंसी होती है। ठीक है, फाइनेंस सस्टेनेबल वाटर एंड मराइन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग सस्टेनेबल फिशरीज एंड वाटर कंजर्वेशन एफर्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, एज ऑफ जनवरी 2025 विच कंपनी बिकेम द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड विद ए ब्रांड वैल्यूएशन ऑफ $20 बिलियन। $20 बिलियन के साथ कौन सी कंपनी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस कंपनी बन गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हो गया वो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड हो गई है। $20 बिलियन का इसका वैल्यूएशन हो गया जनवरी 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अकॉर्डिंग टू IEA इलेक्ट्रिसिटी डिमांड प्रोजेक्शन,
व्हाट इज एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फ्रॉम 2025 टू 27, ऐसी कोई रिपोर्ट आई थी, उसमें 2025 से 27 को लेके, ठीक है, इंटरनेशनल ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सॉरी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रोजेक्ट किया था। पहले तो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड प्रोजेक्शन कौन करता है, IEA, यही अपने आप में अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने 2025 से 27 को लेकर इंडिया की इलेक्ट्रिक डिमांड को कितना % बताया है कि ग्रोथ होगा एनुअल, बताइए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 6.4% इसने बताया है इंडिया का एनुअल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन, एक्सटेंशन ऑफ 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है जल जीवन मिशन को, इसका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों टू कंप्लीट द टारगेट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय मार्च। अर्बन में हम इसको काफ़ी हद तक अचीव कर सके हैं, अब 2028 तक एक्सटेंड कर दिया मार्च तक। तो मार्च तक हम क्या करेंगे, जो रूरल हाउस होल्ड है उसमें भी टैप कनेक्शन तक टारगेट है हमारा, फुल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है दोस्तों। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें है कि एरी सिल्क फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसेंटली रिसीव्ड ए सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ओइकोटेक। तो अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इधर ये कि ओइकोटेक क्या करता है। ओइकोटेक ये टैक्स देता है, ये सर्टिफिकेशन देता है सिल्क को, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में मिला है, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या है कि व्हाट डज दिस सर्टिफिकेशन गारंटी, इससे क्या गारंटी होता है, सर्टिफिकेट किस लिए होता है, मतलब ओइकोटेक्स का जो सर्टिफिकेशन होता है सिल्क को किस लिए होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि वो जो सिल्क है ना वो इको फ्रेंडली है एज सेफ इन टर्म ऑफ केमिकल कंटेंट फॉर द ग्लोबल मार्केट। उसमें केमिकल कंटेंट ठीक ठाक होता है, जो होता है वो सेफ होता है और इको फ्रेंडली होता है। ये कम्प्लीटली केमिकल फ्री ये सब नहीं होता है, 100% नेचुरल ये भी नहीं होता है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल एंड नॉन मैकेनाइज्ड ये भी नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है इको फ्रेंडली होता है और सेफ इन टर्म ऑफ केमिकल कंटेंट, कि इतना केमिकल कंटेंट है जो सेफ है मार्केट के यूज के लिए, ठीक है। केमिकल कम्प्लीटली केमिकल फ्री नहीं है, ठीक है, और ओइको टैक्स निकालता है, ठीक है, ठीक है। ये सर्टिफाइड बाय ओइको, ये आपको इतना याद रखना है। ओइको टैक्स रिसेंटली क्या था न्यूज़ में था, ये सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन देता है, ठीक है, सर्टिफिकेशन देता है सिल्क को, ठीक है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू प्रोक्योर 24 जितनी भी क्रॉप हैं MSP के अंडर, वो सबको प्रोक्योर करने वाला पहला स्टेट बन गया है, ठीक है, बताइए बताइए। चाहे वो पॉलिसीज़ में बनाओ, मतलब ये कहने के लिए कि भाई ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। कौन सा स्टेट है बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हरियाणा, ठीक है, हरियाणा बन गया है। इसने पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोर्स सीरियल्स को भी इंक्लूड कर लिया, जैसे ज्वार बाजरा टाइप, इन सबको भी इंक्लूड कर लिया है और 24 की 24 फसल पे फर्स्ट स्टेट बन गया है 24 क्रॉप्स को प्रोक्योर करने पे MSP पे, ठीक है। ऐसे इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, फिर दो लोग ना धान कम खेती करेंगे और अगर धान की खेती कम होगी तो अपना वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा और लैंड डिग्रेडेशन भी बचेगा, ठीक है। अभी क्या है, लोग ज़्यादा पैडी की तरफ जा रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है। हरियाणा जैसी सरकार ने तो इसको 7,000 रुपये अगर आप खाली छोड़ते हो, इस तरीके की भी स्कीम लेके आए हुए हैं कि अगर आपने अपनी ज़मीन खाली छोड़ी है तब भी आपको फ्री के 7,000 रुपये देंगे धान के सीज़न में, अगर आप अपनी ज़मीन को खाली छोड़ते हो, सिंपल किसी और फसल का ऐसे छिड़काव कर देते हो, तो ऐसे थ्रो द सीड्स इन द फील्ड। तो इस तरीके का अपने को करना है। अगर इससे भी अगर 24 की 24 क्रॉप्स पे भी अगर वो लोग MSP देंगे तो लोग बाकी फसल भी उगाएंगे, ठीक है, इंसेंटिव आएगा दोस्तों। अगला है द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस इज ए 6 years प्लान लॉन्च टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ विच 3 पल्सेस। कौन सी 3 पल्सेस के लिए ये है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें कौन सी 3 पल्सेस के लिए है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अरहर, तूर, उड़द और मसूर। अरहर, तूर और उड़द और मसूर, ठीक है। जो आत्मनिर्भरता है, जो पल्सेस में 6 years मिशन है, किस चीज़ पे किस दाल पे फोकस करता है, ये अरहर की दाल पे फोकस करता है, उड़द की दाल पे और मसूर की दाल पे, ताकि इसका हम इंपोर्ट जो हम डिपेंडेंस है वो हमारी रिड्यूस हो जाए, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज़ द राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना रिसेंटली अनाउंस्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो उस तरीके की वो ये लेके आए हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण, ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण ये लेके आए हैं छत्तीसगढ़ के। तो इसका क्या एम है मेन, ठीक है, बताइए। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको मेरा करेक्ट आंसर वाली आवाज़ आपके कानों में गूंजे, तो आपको बस वो करेक्ट आंसर याद रहे। आपको ऐसे इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट पढ़ूँ फिर वो याद ना रहे, तो आपको मिसकन्फ्यूजन ना हो,
तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में, इसलिए मैं डायरेक्ट वही स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ जो आंसर है। आप सारी पढ़ के देखिए और अपने आप से आइडिया लगाइए आंसर का, ठीक है दोस्तों। मैं बस वही पढ़ूंगा जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, ए कैश एड ऑफ स्कीम प्रोवाइडिंग 10,000 एनुअली टू द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, ठीक है। ये आप देखिए, जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया ये कि भाई किसने लॉन्च की है ये, राजीव गांधी, तो ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। उसके अलावा एनुअल कैश दिया जाएगा 10,000 रुपये का टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, एनुअल कैश, ठीक है। इस तरीके जैसे मोदी जी 6,000 रुपये देते हैं, ठीक है, पर एकड़, तो इसी तरीके का ये भी एक स्कीम है जो वहाँ पे मिलती है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर को, ठीक है। पीएम किसान के अंडर मिलते हैं, वो भी इसी तरीके की स्कीम्स होती हैं। घुमा फिरा के वही कान पकड़ने वाली बात है कि फार्मर्स को पैसे का इंसेंटिव देना है बस, ठीक है। विद रेफरेंस टू द न्यू जीडीपी बेस ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द न्यू जीडीपी बेस ईयर इज अनाउंस्ड एज 21-22 हुआ है, 23-24 हुआ है। द न्यू जीडीपी बेस, ये इस तरीके का देखिए, आफ्टर टू रिफ्लेक्ट पोस्ट कोविड, इस तरीके का देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, द न्यू जीडीपी बेस ईयर इज अनाउंस्ड एट 22-23, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट द पोस्ट कोविड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये परी तो कुछ नहीं होता है, ये सब ये पोस्ट कोविड जो दिक्कत हुई है इकोनॉमी में, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जीडीपी का जो बेस ईयर है वो 22-23 कर दिया दोस्तों। पहले ये 12 हुआ करता था, ठीक है, तो 22-23 कर दिया है जीडीपी का बेस ईयर, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द एससी रिजर्वेशन सब कैटेगराइजेशन? एससी में रिजर्वेशन का सब कैटेगराइजेशन किस स्टेट में कर दिया है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने एससी में भी सब कैटेगराइजेशन कर दिया है, शेड्यूल्ड कास्ट में भी, ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन टू एंश्योर द इक्विटेबल बेनिफिट विद इन द शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब शेड्यूल्ड कास्ट में भी बहुत कुछ नीचे होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, तो शेड्यूल्ड कास्ट में भी ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो बेनिफिट का, इसलिए उसने उसको भी सब कैटेगराइजेशन कर दिया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन फॉर द पंजाब्स बैन ऑन द हाइब्रिड पैडी सीड्स? पंजाब का जो हाइब्रिड पैडी सीड्स को इसने बैन किया है, उसका प्राइमरी रीज़न क्या है? घुमा फिरा के वही हरियाणा पंजाब में एक ही चीज़ मेन इशू रहता है, वो आपको बताना है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में जब एमएसपी की बात हुई थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड ट्रेडिशनल सीड्स। ग्राउंड वाटर तो बचाना ही है, लैंड बचानी है, और इसे ट्रेडिशनल सीड्स भी बचाने हैं, ठीक है। टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड ट्रेडिशनल सीड्स, ठीक है। क्योंकि ये जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, इसमें हाइब्रिड पैडी सीड्स होते हैं, ज़्यादा तो पानी की खपत होती है और लैंड पे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद है थीम ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की थीम क्या है, वो आपको बतानी है। आरबीआई का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है 2025, उसकी थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन एम्पावरमेंट। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी होएगी तो उससे वुमेन एम्पावरमेंट होएगी, ठीक है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। अगला है दोस्तों, विच कंपनी वाज द मेंशन्ड एज द हैविंग रीब्रांडेड इटसेल्फ एज द इटर्नल लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी? एक कंपनी ने भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की है अपनी, ठीक है, रीब्रांड किया है अपने आप को एज इटर्नल लिमिटेड, ठीक है। वो किस कंपनी ने किया है वो आपको बताना है, ठीक है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जोमेटो ने इसको किया है, ठीक है। जोमेटो ने इसको किया है, रीब्रांड किया अपने आप को, और कंटिन्यू करेगा एज ए फूड डिलीवरी ब्रांड अंडर द न्यू पेरेंट एंटिटी, ठीक है, इंटरनल लिमिटेड के साथ, लेकिन वही है काम, वही इसका फूड डिलीवरी का ही रहेगा, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि रीब्रांड किस कंपनी ने किया है, जोमेटो, ठीक है। उसके बाद है द एंश्योरिंग हीरोज प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय फ़ोनपे इट स्कीम टू सपोर्ट। एंश्योरिंग हीरोज प्रोग्राम मतलब थोड़ा आप इससे आइडिया भी लगा सकते हो कि किस लिए होगा, ऑप्शंस पढ़ के, ठीक है, ठीक है। पहला होगा कि गिग वर्कर, ये सब एमएसएमई वुमेन, बताइए कौन सा सही रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंश्योरिंग हीरोज प्रोग्राम, ठीक है, फ़ोनपे ने किया है, ठीक है। इसका फ़ोनपे एंश्योरिंग हीरोज प्रोग्राम जो है वुमेन को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है, ताकि उनको इंश्योरेंस, डिजिटल टूल्स और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ठीक है। व्हाट मेजर माइलस्टोन डिड इंडिया अचीव इन द ग्लोबल आईपीओ फंड रेजिंग मार्केट इन 2024? बहुत अच्छा हुआ है इंडिया के लिए, इसलिए इंडिया की मार्केट गिरी भी नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने अपना
फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर लेके चले गए थे, तब भी इंडियन मार्केट नहीं गिरी थी। ठीक है, ठीक है, इसका आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए। रेज सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट ग्लोबली, लेड ग्लोबल IPO फंड रेजिंग बाय रेजिंग द हाईएस्ट अमाउंट, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। रेज द हाईएस्ट अमाउंट थ्रू प्राइवेट इक्विटी, हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ IPOs ग्लोबली। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लेड ग्लोबल IPO फंड रेजिंग बाय रेजिंग द हाईएस्ट अमाउंट। हाईएस्ट अमाउंट इसने रेज किया है इंडिया ने। इंडिया लेड IPO फंड रेजिंग बाय इन 2024 बाय रेजिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्लोबली थ्रू द पब्लिक इशूज विद मेजर IPO इंक्लूडिंग ओला इलेक्ट्रिक, NSDL एंड फर्स्ट क्राई। ठीक है, और एक चीज़ और भी हुई थी दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर इंडिया में बहुत बड़ा था, रिटेल जो इन्वेस्टर इन मार्केट। तो ठीक है, हम जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्होंने अब की बार मार्केट में बहुत इन्वेस्ट किया था पैसा, इसलिए भी अपनी मार्केट थोड़ा स्टेबल रही थी, ताकि बड़े बिजनेसमैन अगर अपना पैसा बाहर भी लेके गए तो उससे मार्केट गिरी नहीं थी। ठीक है, ये भी एक अच्छा फिनोमेना था अब की बार इंडियन मार्केट का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि IIM अहमदाबाद साइंड एन MOU टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस एट विच सिटी। IIM अहमदाबाद ने MOU साइन किया है इंटरनेशनल कैंपस किस सिटी में खोलने का। ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दुबई में, दुबई में किया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दुबई। नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द इम्पोजिशन ऑफ 26% टैरिफ ऑन इंडियन स्टील एक्सपोर्ट बाय USA। बताइए। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये रेलेवेंट नहीं रहता दोस्तों, फिर कभी बढ़ता घटता रहता है। तो इस तरीके का ये है कि आप बस इसमें लॉजिक समझिए कि इसका लॉजिक क्या होगा। बस ये 26%, 30% ये छोड़ दीजिएगा, लॉजिक क्या रहेगा। बताइए। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि बस इसमें ये है कि भाई इसका आंसर ये है कि भाई वहाँ पे जो इंक्रीजिंग ट्रेड टेंशंस हो रही थी और US इलेक्शन कैंपेन, ये दो कारण थे। इसके कारण उन्होंने क्या किया था, वही स्ट्रेटेजिक था कि भाई हम इस तरीके का अपनी स्टील जो सेक्टर है उसको बचाएंगे, तो इसलिए जो इंडिया से आने वाला जो स्टील है उस पर हम टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की बात थी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद है विच कंट्री रिसेंटली एंडोर्स्ड इंडियाज बिड टू परमानेंट मेंबरशिप इन UNSC। यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको बिड किया है किस कंट्री ने रिसेंटली ऑफिशियली किया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कुवैत। कुवैत ने ऑफिशियल एंडोर्समेंट दिया है इंडियन कैंपेन फॉर द परमानेंट UNSC मेंबरशिप। ठीक है दोस्तों। द ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप वाज लॉन्च्ड विच प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्या कौन सा इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। तो आपके लिए पहले तो यही है कि जो लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप है, लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, पहला है ब्रिक्स, दूसरा है SCO, तीसरा है एनीथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिक्स। तो आपको पहले यही याद रखना है कि लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप है वो किसका है, UNCCD से मत कंफ्यूज करना कि लैंड रिस्टोरेशन है और वहाँ भी कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन होता है, तो ये दे देंगे आपको, ये नहीं करना है। इसका आंसर है ब्रिक्स। ठीक है, फिर भी हम इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ लेते हैं कि इसका यहाँ क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो लेकिन वही है ना, UNCCD से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, और इसको ब्रिक्स याद रखना। ठीक है, ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप वाज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 19 टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी डिक्लेयर्ड द ए डे टू ऑनर विच इंडियन पर्सनैलिटी। अप्रैल 14, 2025 में न्यूयॉर्क सिटी ने डिक्लेयर किया है एक इंडियन पर्सनैलिटी को ऑनर करने के लिए। कौन थे वो बताना आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने, वहाँ के मेयर हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने डिसाइड किया था ये। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये किसी तरीके से फ्रेम करके पूछा जा सकता है, किसी और तरीके से, मैं इस तरीके से ही किया है। ठीक है, तो आपको BR अम्बेडकर याद रखना है कि भाई न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने ऑनर करने के लिए, या फिर ऐसे लाइन में पूछा जा सकता है कि अम्बेडकर डिड दिस, पहली स्टेटमेंट, अम्बेडकर जी इज टू ऑनर हिम न्यूयॉर्क सिटी, या फिर यहाँ डाल देंगे कुछ और सिटी डाल देंगे,
कि मेयर ने वहाँ पे डिक्लेयर किया, तो ये गलत हो जाएगा, क्यूरियोसिटी डाल देंगे। तो मैं तो इस तरीके से 1 to 1 ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, बट ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन काम की आ जाएगी आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIM अहमदाबाद इज सेट टू ओपन इन विच सिटी। अरे ये तो हो गया दोस्तों, रिपीट हो गया। ठीक है, ये तो आपने पढ़ाई है, दुबई। द खेल रत्न 2024 अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स। बताइए कौन से एथलीट्स को खेल रत्न अवार्ड मिले हैं। ठीक है, खेल रत्न प्रेजेंटेड कौन से को। ठीक है, मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये खेल रत्न जो मिला है ना, खेल रत्न 2024, ये प्रेजेंट किया है, सबको मिला है, मनु भाकर जी को, गुकेश को, प्रवीण कुमार हाई जंप के लिए, हरमनप्रीत। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाने की 4 स्टार लगा लीजिए इसको। ठीक है, ये चारों के नाम आपको याद रखने कि खेल रत्न जो अवार्ड है 2024, इसमें से किसको मिले हैं, तो ये इन तीनों को मिले हैं। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या फिर इसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो भी हो गया है, ठीक है, खेल रत्न अवार्ड चारों को मिला है। मनु भाकर जी शूटिंग, डी गुकेश चेस, प्रवीण कुमार हाई जंप, हरमनप्रीत सिंह हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्या है, द मास्कॉट फॉर द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 क्या था। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों तारायण तेजस। 2025 में जो खो खो गेम हुआ है उसके लिए मास्कॉट क्या है, तारायण तेजस, तारायण तेजस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द BCCI रिप्लेसिंग जैसा। क्योंकि जैसा जी कहाँ पहुँच गए हैं, ICC चेयरमैन बन गए थे, तो अब किसको सेक्रेटरी बनाया था। ठीक है, ये आपने बताना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है, इसका आंसर है देवजीत सैकिया, देवजीत सैकिया जी इसका आंसर है, देवजीत सैकिया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 वाज अवार्डेड टू। ठीक है, किसको मिला है बताइए 4 में से। सर गैरी सोबर्स अवार्ड ICC मेंस क्रिकेट फॉर द ईयर 2024 किसको मिला है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जसप्रीत बुमराह जी। अब 1 लाइनर स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों इस लेक्चर में और पार्ट 9 में। फिर उसके बाद मैं जो लेके आऊँगा ना, वो लेके आऊँगा थीम बेस्ड, जैसे सारे अवार्ड्स के क्वेश्चंस आपको करा दिए, सारे अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन करा दिए, है ना, सारे डेज के करा दिए, पर्सन्स न्यूज़ के करा दिए, प्लेसेस करा दिए। फिर मई जून जुलाई के भी करंट अफेयर अभी MCQ के माध्यम से बचे हुए हैं। और अगस्त का जो करंट अफेयर कराएंगे ना, अब की बार अगस्त में क्या करेंगे, करंट अफेयर वैसे वाला डिस्कस नहीं करने के बजाय अब की बार थोड़ा स्कीम में चेंज करेंगे कि सारे टॉपिक्स के MCQ रख लेंगे, जितने भी बनेंगे 150 160 जितने भी बनेंगे। ठीक है, उनमें क्या करेंगे, उसमें पार्ट ले आएंगे, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर दिए, और फिर जो उस आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन होगी पूरा उसके बारे में, जो जितना भी उसका पोस्टमार्टम करना होगा वो उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में कर देंगे, कुछ उसमें से स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके का करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये ऑलमोस्ट रेडी है, कभी भी टाइम मिलते ही इसको अगस्त को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हमारा अगस्त का बचा हुआ है वो कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका बताइए, इसका जसप्रीत बुमराह हो गया, गैरी सोबर्स अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री वाज नेम्ड एज द होस्ट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए कौन सी कंट्री को होस्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप नेम किया गया है। ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया को नेम किया फीफा वर्ल्ड कप होस्ट 2034। ठीक है, हु वाज अवार्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर के लिए किसको ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 मिला है, वो है विनोद कुमार शुक्ला जी। विनोद कुमार शुक्ला जी हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 मिला है हिंदी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द रिसिपिएंट ऑफ द संगीत कला निधि अवार्ड 2025। संगीत कला निधि अवार्ड किसको मिला है वो आपको बताना है दोस्तों। बताइए बताइए दोस्तों, सोचिए, 2-3-4 सेकंड का पोज लीजिए करिए दोस्तों, और वीडियो को रोक लीजिए, फिर उसके बाद आंसर लगाइए और फिर चेक कीजिए कि आपका ठीक निकला है या गलत निकला। ठीक है, संगीत कला निधि अवार्ड जो 2025 है किसको मिला है। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों RK श्रीराम कुमार, वायलिन वाले हैं RK श्रीराम कुमार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है RK श्रीराम कुमार। श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि, श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है दोस्तों विच इंडियन पर्सनैलिटी वाज ऑनर्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द इंडियन सिनेमा बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स इन यूके जो हाउस ऑफ द कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है इंडियन सिनेमा के लिए, वो किसको ऑनर किया है हाउस ऑफ कॉमन्स में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ होते हैं ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जो उनका लोकसभा वाला होता है, तो उसमें किसको
मिला है, ठीक है, वो बताना आपको। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चिरंजीवी। ये अपने बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी है टॉलीवुड में, एक्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है, ठीक है, साउथ इंडियन है ये चिरंजीवी जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद द ग्रैमी अवार्ड 2025 फॉर द बेस्ट न्यू एज एम्बियंट वाज वोन बाय, ये किसको मिला है, ये आपको बताना है, ठीक है, बताना है आपको, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बताइए बताइए, इसका करेक्ट आंसर है चंद्रिका टंडन। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन वो द ग्रैमी अवार्ड 2025 फॉर द त्रिवेणी इन द बेस्ट न्यू एज एम्बियंट कैटेगरी। बेस्ट न्यू एज एम्बियंट कैटेगरी है ग्रैमी अवार्ड्स की, उसमें त्रिवेणी के लिए चंद्रिका टंडन जी को ग्रैमी अवार्ड मिला है 2025, ठीक है। अगला है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग दी स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 25 के लिए कौन सी बात ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है, बताइए। और किसको मिला है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, पर वो किसी अगले क्वेश्चन में हो सकता है, या फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको तो अभी एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा। अच्छा, इधर लिखा ही हुआ है, ठीक है, बताइए किस क्या है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किस लिए मतलब मिला है और किसको मिला है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये गुंटूर ब्लोस्ट फॉर हिज वर्क इन हाइड्रोलॉजी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब की बार जो स्टॉकहोम वाटर ये प्राइज वाला है, इसको वही हमेशा 3-4 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। ये आपकी बार पूछा जा सकता है, पूरा चांसेस है कि गुंटूर ब्लोस्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन हाइड्रोलॉजी के लिए, हाइड्रोलॉजी के इसके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 मिला है, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये तो आपको कंफर्म याद होना चाहिए क्योंकि बहुत न्यूज़ में हो चुका है। अभी वोट चोरी वाला जो कैंपेन है राहुल गांधी जी का, इसमें भी न्यूज़ में वाकई चला था, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ गई थी, ठीक है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ज्ञानेश कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है। अगला है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी इन मार्च 2025 में। ये कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू आ गए हैं अभी। यहाँ पे तो हम कम ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, 4-5 जो मेन है, लेकिन अब पूरा कंप्रिहेंसिव भी हम सेशन लेके आएंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई मार्च 2024 में बनाया गया। कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे जी को सेबी का चेयरमैन बनाया। इन सब को अगर आपको करेक्ट करना है ना दोस्तों, वही फिर अपने आप मैंने बताया ना कि अपना यूपीपीसीएस का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसके सारे के सारे लेक्चर्स देखिए, फिर मई जून जुलाई भी देखिए, ठीक है। इन सब से अगर आपका कोई करना है, एक मैराथन नहीं तो एक मैराथन देख लीजिए, 10 आवर्स का है, उसमें जून तक के सारे करंट अफेयर हैं, फिर उसके बाद एक जुलाई का अलग से देख लीजिएगा, ठीक है। जून का देख लीजिएगा, ठीक है, और जून तक तो वो सारे हैं ही, उस मैराथन में 10 आवर्स का है, ठीक है, महा मैराथन करके लिखा होगा। उसको देखने के बाद खाली जुलाई का बचेगा, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, उससे आपके पूरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आएंगे, इसमें ठीक हो जाएंगे सारे। तो तुहिन कांता पांडे जी को न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी मैंने एसबीआई तो नहीं बोल दिया गलती से, सेबी है दोस्तों, ठीक है, सेबी बने, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पहली वुमेन है लॉ सेक्रेटरी, ठीक है, जो इंडिया में बनी है, ठीक है। इनका नाम क्या है ये हमने डिस्कस किया था, बट ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी क्या पता पूछ भी लिया जाए, ठीक है। बताइए बताइए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा, ठीक है, अंजू राठी राणा, ठीक है। उसके बाद है द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन, इसरो के नए चेयरमैन हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। ये तो पुराने वाले हैं तो इसको काट सकते हो। उसके बाद इनमें से बताइए, ये भी पुराने हैं, तो बताइए कौन सा आंसर बचा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डॉक्टर वी नारायण, डॉक्टर वी नारायण, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर वी नारायण जी हैं जो इसरो के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अभी, इन्होंने एस सोमनाथ जी को रिप्लेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू कैग, न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किसको बनाया है। पहले तो ये तो पुराने थे, तो बताइए इनमें से सही आंसर क्या है, बताइए, ठीक है दोस्तों। इसका है आंसर के संजय
मूर्ति जी हैं जो अपने न्यू कैग बने हैं, के संजय मूर्ति जी, ठीक है, के संजय मूर्ति जी बने हैं। 16 फाइनेंस कमीशन के न्यू चेयरमैन कौन है? जो 16वां फाइनेंस कमीशन बनाया है उसके नए चेयरमैन कौन है, बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अरविंद पनगिरिया जी, अरविंद पनगिरिया जी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, अरविंद पनगिरिया जी इसका करेक्ट आंसर है। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है अरविंद पनगिरिया जी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, बताइए कौन इनके नए चेयरमैन हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, बताइए, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रवनीत कौर जी, रवनीत कौर जी जो हमारे हैं वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के न्यू चेयरपर्सन हैं, ठीक है, रवनीत कौर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ये नए, ये आपको पता होगा ही, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ये इसलिए लिख देता है कि भाई अभी के लोग चीफ जस्टिस कौन है, क्योंकि ये मान लो किसी का छोटा काल है तो 2-3 महीने बदल जाते हैं, इसलिए हमने 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा है आपसे कि कौन है, वो आपको बताने हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये तो रिटायर हुए हैं अभी, इसका करेक्ट आंसर है बी आर गवई जी, बी आर गवई जी, ठीक है। ऐसे एक्चुअली ऐसे पूछे जाएंगे दोस्तों, जैसे इधर लिख देंगे 1 2 3 4 चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इधर कुछ नया नाम दे देंगे ऐसे, और यहाँ CGI 52nd CGI इधर नाम दे देंगे, तो आपको मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, उस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ठीक है, बी आर गवई जी इसका आंसर है। अगला दोस्तों क्या है कि द न्यू अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस NCBC के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन कौन है, ये आपको बताना है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, बताइए, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हंसराज अहीर जी, हंसराज अहीर जी हैं जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, ये बताइए आप, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बताइए कौन सा है चारों में से, करेक्ट आंसर दोस्तों परवीन सूद जी जो बने हैं, परवीन सूद जी जो बने हैं वो CBI के नए डायरेक्टर बने हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है N चंद्रशेखरन वाज अपॉइंटेड टू द IMF एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ इन विच मंथ। वैसे तो ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो गया, ये फ्रेम ऐसा करना था कि IMF के एडवाइजरी काउंसिल में अभी अपॉइंट किए गए हैं ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ के लिए, कौन से वो पर्सन है, तो उसका आंसर हो जाएगा N चंद्रशेखरन, ठीक है, N चंद्रशेखरन। लेकिन इसका फिर भी आप आंसर देने के लिए अप्रैल 2025 में ये हुआ है, ठीक है, अप्रैल 2025 में ये हुआ है, N चंद्रशेखरन जी हैं, ठीक है, IMF के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन बने हैं, कौन से महीने में बने हैं, अप्रैल 2025 में। वैसे इस तरीके के भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं दोस्तों UPPCS में कि डेट तक पूछ लेते हैं, हरियाणा में भी देखे हैं, SSC CGL में भी देखे हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी डेट बताइए, तो इस तरीके के भी तो आप उस साइंस में भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस, कौन सी फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस में सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन मिली है, ठीक है, बताइए, बताइए, बताइए दोस्तों, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शिरले बोचवे, शिरले बोचवे हैं, इसका करेक्ट आंसर है शिरले बोचवे हैं। ये 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बनी है और बिकमिंग द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू होल्ड द पोजीशन। ये अब की बार में इसको 4 स्टार लगा लीजिए या 5 स्टार लगा लीजिए, जब ऐसा कोई वुमेन होती है और वो फर्स्ट एवर होती हैं और अफ्रीकन्स होती हैं तो उनके बारे में पूछना लाजमी हो जाता है, ठीक है। तो शिरले बोचवे, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि फर्स्ट पोस्ट रिटायरमेंट फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग किसको बनाया है, ठीक है, ये बताना आपको कि
हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पोस्ट रिटायरमेंट फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग को रिटायर होने के बाद भी फर्स्ट फुल टाइम मेंबर किसको बनाया गया है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, रिटायरमेंट हुए थे अपने कैबिनेट सेक्रेटरी जी राजीव गौबा जी। राजीव गौबा जी हुए थे। इनको क्या है, वापस से इनको ला के कहाँ बिठा दिया है, नीति आयोग में। ठीक है, नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर दे दिए, मेंबरशिप दे दी है इनको पोस्ट रिटायरमेंट। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट रिटायरमेंट। ठीक है, राजीव गौबा जी। ठीक है, उसके बाद है विच इंडियन पर्सनैलिटी वाज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द IMF एडवाइजरी काउंसिल। हाँ देखो, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, वो उसको काट दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है बढ़िया। ठीक है, मैं सोच तो रहा था कि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम तो किया था। ठीक है, तो वो यहाँ फ्रेम हो गया, उधर वो थोड़ा अप्रैल 2025 में गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर तो आपको पता ही होगा अब तो, एन चंद्रशेखरन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एन चंद्रशेखरन जी हैं। IMF के एडवाइजरी काउंसिल के इंटरप्रेन्योर ग्रोथ के लिए एडवाइजरी काउंसिल में इनको अपॉइंट किया है IMF में, चंद्रशेखरन जी को। ठीक है, एन चंद्रशेखरन जी। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज स्worn एज द 9th डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI इन USA। ठीक है, FBI इन USA में 9th डायरेक्टर के लिए किसको अभी स्worn किया है, शपथ ली है, किसने ली है, वो आपको बताना है। ठीक है, सोच के बताइए चारों में से कौन सा होगा, बताइए दोस्तों, बताइए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब क्यों पूछा जाना, क्योंकि इस तरीके से पूछा तो जाना चाहिए नहीं अपने एग्जाम में, फिर भी ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी पता लग जाएगा जब आप इसका आंसर दोगे। बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों काश पटेल जी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट, देखिए ये फर्स्ट इंडियन, अच्छा काश पटेल 9 डायरेक्टर हैं, लेकिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। काश पटेल जी हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, 9th डायरेक्टर बने हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के USA में। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों आपका ये अपना आज ये 50 MCQ का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, बस आपसे यही उम्मीद है दोस्तों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो लोग वैसे देख रहे हैं, तो यही एक मोटिवेशन रहता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अपने, और इसी तरीके से एक 9th सेशन आएगा, और 9th सेशन के बाद वो भी इसी तरीके का रहेगा, 1 लाइनर टाइप ही रहेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा फिर हम उसको कवर करके अपना, ये देखिए पूरा इसमें अपॉइंटमेंट्स हुआ था, ये NCBC हंसराज अहिर जी। ठीक है, ये सब हमने इसमें किया था। ठीक है, तो इसी तरीके का अपना एक सेशन और लेके आएंगे। ठीक है, उसी सेशन में हमारा क्या हो जाएगा, फिर उस सेशन में हमारा ऑलमोस्ट ये इस तरीके का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। फिर एक हमारा इस तरीके का स्कीम है आगे कि एक तो मैं लेके आऊँगा अपॉइंटमेंट्स का पूरा, अवार्ड्स का, प्लेसेस इन न्यूज़ का, फेस्टिवल्स का, इनका एक सेशन आएगा जिसमें हमारे सारे MCQ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके का एक सेशन मिल जाया करेंगे। अभी 1000+ MCQ दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से कवर कर देंगे कि आपको एग्जाम में लगेगा कि सारा इसी से आया है। बस आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, कहीं भी आपको ये नहीं मानना कि यार ये क्वेश्चन काम का नहीं कराया तो ये नहीं आएगा। तो लेकिन ऐसा है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बीच में। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब की बार आपका मोस्टली इसी से आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।